नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आतंकी जाकिर नाइक की, उसके दिल में उबाल मार रहे भारत वापसी की, उसकी इच्छा की। और जाकिर नाइक जब तक भारत में था तब तक भारत में रहकर वह भारत के खिलाफ युवा मुसलमानों को भड़काता था, उनके दिमाग में जिहाद का जहर भरता था, उसे आतंकी और देशद्रोही बनाता था। और अब जब भारत से वह भाग चुका है, भगोड़ा घोषित हो चुका है, तब भी भारत के खिलाफ जहर ही उगल रहा है, हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहा है, लेकिन दिल में अभी भी उसके भारत वापसी के आने का सपना पल रहा है, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जिस इकोसिस्टम के पुर्जे के रूप में वह काम कर रहा था, उसकी दुकान भारत में ही फलेगी फूलेगी और भारत में ही उसे काम भी मिलेगा। जाकिर नाइक खुलेआम कहता है कि भारत में 20% लोग उसका समर्थन करते हैं, और ये 20% लोग कौन हैं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि वो 20% लोग कौन हैं। जाकिर नाइक को रमजान के मौके पर इस्लाम पर लेक्चर देने के लिए ओमान की राजधानी मस्कट में 23 और 25 मार्च को कार्यक्रम में बुलाया गया था। 23 मार्च को अपने पहले कार्यक्रम में जाकिर नाइक ने आरती नाम की एक हिंदू महिला का सार्वजनिक तौर पर धर्मांतरण कराया, उससे अपने परिवार और दोस्तों को भी इस्लाम कबूल करवाने के लिए काम करने को कहा। मतलब ये कि भारत से भागने के बाद भी जाकिर नाइक अपने धर्मांतरण के धंधे में जुटा हुआ है। आतंकी और भारत के कानून का अपराधी जाकिर नाइक को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय ओमान सरकार से बातचीत कर रही है। मस्कट में इस्लाम पर लेक्चर देने के साथ साथ आतंकी जाकिर नाइक ने मोदी सरकार की भी आलोचना की है। अपने ऊपर लगे आतंकी होने के आरोप को गलत बताते हुए मोदी सरकार द्वारा लगाया गया इसे एक दाग बताया है। जाकिर नाइक ने मस्कट में यह भी कहा कि भारत के हिंदू भी उसे प्यार करते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या भगोरे आतंकी जाकिर नाइक को कभी भारत लाया जा सकेगा। क्या हिंदुस्तान में भगोरे आतंकी जाकिर नाइक का साथ देने वाले उन 20% लोगों की पहचान कभी हो पाएगी, और अगर हो पाएगी तो क्या उसे सजा दिलवा पाएंगे हम। क्या भगोड़ा जाकिर नाइक विदेश में भी हिंदुओं के धर्मांतरण का धंधा चला रहा है, और क्या भगोड़े आतंकी जाकिर नाइक को हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन का इंतजार है। क्या मुगलिया सोच वाले राजनीतिक दल भी जाकिर नाइक को हिंदुस्तान लाने का रास्ता तलाश रहे हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के बाद जाकिर नाइक के उस बयान को भी हम आपको सुनवाएंगे जो मस्कट में उसने दिया, और जो इल्जाम उन्होंने मोदी पर लगाया उसने, वो इल्जाम भी सुनाएंगे आपको, और यह भी बताएंगे कि किस तरीके से उसने धर्मांतरण कराया। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद जाकिर नाइक के उस प्रतिक्रिया को भी, उस बाइट को भी दिखाते हैं। क्या दुर्दांत इस्लामिक आतंकी जाकिर नाइक भारत आना चाहता है? जाकिर नाइक पीएम मोदी की माफी के लिए तड़प रहा है। ये सवाल जाकिर नाइक के ताजा बयान के बाद उठ रहे हैं। ओमान में जाकिर नाइक ने कहा कि वो कोई अपराधी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने उस पर आतंकी होने का ठप्पा लगा दिया है। ओमान में इस्लामिक आतंकी जाकिर नाइक ने एक हिंदू महिला का धर्मांतरण कराया, उसे मुसलमान बनाया, उससे कलमा पढ़ाया। जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आप अपने परिवार में दूसरे लोगों को भी मुसलमान बनाएं। इसके बाद जाकिर ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसे फंसाया गया है, उस पर आतंकी होने का ठप्पा लगाया गया है। सुदर्शन न्यूज पहला मीडिया संस्थान है। सुरेश चौहान केजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जाकिर नाइक को आतंकी साबित किया था। भारतवर्ष में इस्लामिक जिहाद की साजिश फैलाने के जाकिर के मंसूबों को देश के सामने सुदर्शन न्यूज लाया था। जब देश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक को शांति दूत का तमगा दे रहे थे, उस समय सुदर्शन न्यूज नाइक की आतंकी करतूतों के बारे में देश को बता रहा था। इसके बाद भारत सरकार सक्रिय हुई और जाकिर नाइक को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत सरकार आतंकी जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के प्रयासों में जुटी है। ये भी जानकारी मिली है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ आतंकी जाकिर नाइक की गर्दन तक पहुंच गए हैं। इसके बाद जाकिर नाइक विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तड़प रहा है और कह रहा है कि उस पर आतंकी होने का ठप्पा लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि आतंकी जाकिर को मोदी सरकार
आतंकी अपराधी की तरह ओमान से भारत खींच लाती है, या जाकिर नाइक भारत में सरकार बदलने का इंतजार करता है और उसके बाद वापसी की योजना बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। The Gulf countries, many countries, they call me to give talks on anti-terrorism, and now the new government is laying allegations that I promote terrorism. The problem for them is that most of the non-Muslims, majority of the Hindus in India, they love me. They love me so much that it is creating a problem for the vote bank. You know, whenever we give a talk, in India, normally, the audience is bigger, 50,000, 100,000, 500,000. Largest gathering is 1 million people I gave live in Bihar and Kishan. तो सुना आपने आतंकी बेशर्म जाकिर नाइक को जो कह रहा है खुलेआम मस्कट में कि भारत में जो हिंदू हैं वो भी उन्हें, बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो उन्हें प्यार करते हैं। हो सकता है सही कह रहा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं जो हो सकता है उन्हें प्यार करते हों और इसका पता उन्हें ही होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने खुलेआम उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार कर चुके हैं और लोगों को यह पता है। फिलहाल करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए। अश्वनी दुबे सीनियर एडवोकेट के तौर पे हमारे साथ है। स्वामी चक्रपाणी जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु के रूप में रहेंगे। मैथिली शरण गुप्त हैं, एक्स डीजीपी मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ है। नाजी अजीम खान हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अश्वनी दुबे जी से करना चाहूँगा। अश्वनी जी, जिस तरीके से जाकिर नाइक यहाँ से भगोरा साबित होगा, भगोरा है और विदेश में रह रहा है, लेकिन बार बार विदेश में जहाँ कहीं भी बड़े प्रोग्राम होते हैं उसको इस्लामिक कंट्री में बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए इस्लाम पे, और भारत अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है कि उसका प्रत्यर्पण कराया जाए, उसे खींच करके भारत लाया जाए और उसे भारत के कानून के हिसाब से सजा दिलवाई जाए। क्या आपको लगता है कि ओमान के साथ जो बातचीत हो रही है, क्या जाकिर नाइक को लाना संभव है? क्या आपको लगता है कि जो कानून है हमारा वो इसमें साथ देगा और ओमान अगर चाहे तो वो उसे भारत भेज सकता है? बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारत के साथ 2004 में ओमान के बीच में एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी साइन हुई थी जी। इसमें ये बात तय हुई थी कि उन दोनों में से किसी भी देश का कोई भी मुजरिम देश की सीमा के भीतर आता है तो उस मुजरिम या आतंकवादी को उस देश की सरकार को सौंपना होगा जहां से वो भाग कर आया है। ये एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी भारत और ओमान के साथ 2004 में ऑलरेडी साइन हो चुकी है और इसीलिए जो है अब ओमान में है तो ओमान से उसे भारत लाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि इस एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के अलावा भी उस देश के अपने कुछ कानून होते हैं। वो ऐसे कानून होते हुए जिनके जरिए प्रत्यर्पण को रोका जा सकता है या लंबे वक्त के लिए टाल दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि जो किंगफिशर के अपने विजय माल्या है, विजय माल्या के केस में फाइनल कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, नीरव मोदी के केस में वर्डिक्ट आ गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अनकोटेड नॉर्म्स हैं जिसके मुताबिक उस जहां की कंट्री है वो कंट्री जो है उनको नहीं भेज रही, उसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जाकिर नाइक अगर मान लीजिए वहां है, भारत सरकार काफी समय से उसके पीछे पड़ी हुई है, उसके खिलाफ आतंकी फंडिंग साजिश के खिलाफ जो उसका एनजीओ है उस एनजीओ में नफरत बढ़ाने का केस है, और उसके अलावा 2019 में ईडी ने जो टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट फाइल किया है उसमें 193 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान हो गई है, बिल्कुल, जिसमें से ज्यादातर संपत्ति जब्त हो गई है। तो जो ज्यादा फंड का इस्तेमाल था वो पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए हुआ था और पीस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही था कि युवाओं को आतंकवाद की तरफ बढ़ाना, और वो वीडियो आतंकी संगठनों से जुड़ रहे थे, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। तो अब ये समझना है कि एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी तो है, लेकिन कितनी एक्सपीडिशियसली उस एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी को भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ओमान गवर्नमेंट के साथ मिलकर और वहां के कोर्ट के जो प्रोसेस है उन प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको लेकर आती है, ये जरूर काबिल तारीफ। बिल्कुल। एक सवाल और जो मैथिली शरण गुप्त जी से मैं चाहूंगा कि उसका जवाब दें। मैथिली शरण गुप्त जी, जाकिर नाइक पे जो प्रतिबंध लगा है, फिजिकली जो है वो भारत की सीमा में नहीं आ सकते, लेकिन जो काम वो भारत में रह के कर रहा था जाकिर नाइक, वो विदेश में रहकर भी कर रहा है, धर्मांतरण भी करा रहा है, खुलेआम उसका ऐलान भी कर रहा है। उसके अलावा जो माइंड वॉश करता था, जो आतंकी बनाता था मुस्लिम युवाओं को, वो काम वो यूट्यूब के जरिए अभी भी कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके जरिए जो लोग उसके वीडियोज देखते हैं, हम जाकिर नाइक पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी सीमा, हमारी पकड़ के बाहर है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन
जाकिर नाइक को देखने वाले, सुनने वाले, उनसे सहानुभूति रखने वाले जो लोग भारत में हैं, आपकी सीमा में, आपके कानून के भीतर में, क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है? फिजिकल एक्टिविटी यदि उसमें हम पाते हैं जी, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई संभव है, लेकिन उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है। केवल सुनना और देखने के लिए जो है आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। सुनना और देखने के लिए फिर हमें YouTube पर जाना चाहिए कि YouTube शुड नॉट पब्लिश द मटेरियल जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। बिल्कुल। तो इसमें जो है यदि हम YouTube को अपने उसमें लेते हैं, YouTube के ऊपर हम थोड़ा सा शिकंजा कसते हैं और YouTube को जो है ना इस बात के लिए हम बाउंड करते हैं कि उस प्लेटफॉर्म का हमारे देश के विरुद्ध यूज नहीं होना चाहिए, तो दैट विल बी ए बेटर थिंग। क्योंकि यदि पब्लिश हो रहा है, साइबर स्पेस में वो चीज पहुंच रही है, तो उसकी एक्सेस जब तक हम इंटरनेट के प्रोटोकॉल रिवाइज नहीं कर देंगे तब तक ये मुश्किल जाएगा। और वो कंटेंट जब तक यदि इंडियन सर्वर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम वो शायद कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है YouTube की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब तक YouTube नहीं चाहेगा तब तक हम उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, या हमारा प्रतिबंध जो है वो सफल भी नहीं होगा। हाजी नाजिम साहब हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम साहब, जिस तरीके से दावे जाकिर नाइक ओमान में कर रहा है और इससे पहले भी दूसरी जगह मलेशिया में भी वो इसी तरीके के दावे कर रहा था कि 20% आबादी जो है भारत की वो उसका समर्थन करती है, जाकिर नाइक के सोच का समर्थन करती है, जाकिर नाइक जो काम करता है उसका समर्थन करती है। क्या आपको लगता है कि ये जो 20% आबादी है, क्या पहचानते हैं आप वो 20% आबादी कौन है? क्या आप उसको पहचानते हैं? तो क्या हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि वो 20% आबादी कौन है जिसके बारे में जाकिर नाइक कह रहा है? देखिए मुकुल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि 20% की आबादी जी डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों का समर्थन करते हैं, ये सरासर गलत है। 20% की आबादी सिर्फ और सिर्फ भारत का समर्थन करती है और राष्ट्र हित के बारे में बातें करती है, देश के अंदर अमन व सुकून बना रहे उसकी बातें करते हैं। और जबकि ये है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई मजहब होता। अभी आप डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बात कर रहे हैं, अभी उसको कोई आतंकी रूप नहीं दे दिया गया। जब वो भारत के अंदर लाया जाएगा, जब उसके खिलाफ हमारे भारत का जो संविधान है उसके तहत कार्रवाई होगी कि वो आतंकी था है या नहीं। लेकिन जिस तरीके का माहौल एक धर्म प्रचार प्रसारक के रूप में बनाया जा रहा है वो निराशर गलत है। इस तरीके का धर्म प्रचार प्रसार के लिए एक गलत माहौल नहीं बनाना चाहिए। अभी हमारा भारत की सरकार थी जो अभी एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे भी गए हुए थे, तो वहां पे भी डॉक्टर जाकिर नाइक गए हुआ था। क्या किया हमारी सरकार ने? कुछ नहीं किया। अभी ओमान का मामला है तो ओमान का जो मैटर है वो भी हमारी भारत सरकार देख रही है। लेकिन जिस तरीके से एक डॉक्टर जाकिर नाइक को आप आतंकी कह रहे हो, ये किस बेस पे कह रहे हो? ये बताए क्या वो आतंकी है? अगर आतंकी है तो आप उनको सजा दिलवाने में आप अपनी अहम भूमिका निभाइए, लेकिन जब तक उस पर कोई भी केस दर्ज ना हो जाए उससे आतंकी हमारी भारत की एक दो केस नहीं, दर्जनों केस दर्ज है। हाजी साहब आपको पता नहीं, दर्जनों मामले दर्ज हैं उस पे, जाकिर नाइक पे, और आप उसे क्या आतंकी नहीं मानते? और अगर जाकिर नाइक खुद को लगता है कि हम इतने साफ हैं, हम पे कोई मामला बनता नहीं है, तो उसको भारत के कानून का सामना करना चाहिए, भारत की अदालतों पर यकीन रखना चाहिए, यहां पर उसे फेस करना चाहिए। भाग क्यों गया? भागने के पीछे तो वजह यही है ना मुकुल जी, जो देश के तमाम पैसा जो लेकर भगौड़े भागे में उनके खिलाफ तो कभी कोई एक्शन नहीं हुआ कि वो कब देश का पैसा वापस ले गया। लेकिन एक धर्म प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ एक आतंकी माहौल के रूप में उनको पेश करा जा रहा है और बताइए जा रहा है कि वो आतंक फैला रहे हैं। ये बताइए धर्म प्रचार प्रसार करना क्या गलत है? हमारे भारत के अंदर भी हुआ, भी जंतर मंतर पर 10,000 हिंदू, वो तो ऐसा धर्म प्रचार करता है कि बांग्लादेश में लोग जो है विस्फोट कर देते हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। वो कैसा धर्म प्रचार है? चक्रपाणी जी जवाब देंगे आपका। चक्रपाणी जी जवाब देंगे। चक्रपाणी जी, कैसा धर्म प्रचारक है जाकिर नाइक? चक्रपाणी जी, धर्म प्रचारक मानते हैं? धर्म प्रचारक नहीं, बल्कि वो आतंकी के साथ आतंक का फैक्ट्री है।
जो आतंकियों की मानसिकता को तैयार करके और जिहादी आतंकी बनाने का काम करता है। बांग्लादेश का बम विस्फोट हो, चाहे कई जो पकड़े गए बांग्लादेशी आतंकी और भारत में भी पकड़े गए, कई लोगों ने स्वयं स्वीकार किया जिहादियों ने कि हम जो है उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके माध्यम से हम आतंकवाद को जो अंजाम देने का काम करते हैं। देखिए, जैसे पूरे विश्व में का केंद्र आतंकवाद का पाकिस्तान है, उसी तरह से भारत में रह करके जिस प्रकार से जाकिर नाइक आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा था और अब तो भाग गया विदेश में और वहां से भी ये काम कर रहा है। दो तरीके से काम कर रहा है, एक तो बम विस्फोट आतंक बना रहा है, बम विस्फोट करा रहा है, दूसरी तरफ से जो है हिंदुओं को भोले वाले हिंदुओं को दिखा करके और ऐसे लोगों को करके धर्मांतरण करा रहा है। अभी एक महिला का कराया जो आपने दिखाया और उसके परिवार को भी कह रहा है कि तुम भी परिवार का हो जाओ। दो तरीके हैं। तीसरी बात जो कह रहा है कि जी कुछ लोग हैं हमारे भारत में जो हमें प्यार करते हो, कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, वो राहुल जैसे लोग हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता के आड़ में जो कहते हैं कि जी पुजारियों का यह देश नहीं है। कोई कहता है कि भगवान राम काल्पनिक है, कोई कहता है कि सिर्फ समुद्रम ऐसे काल्पनिक चरित्र ने वो किया है। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं समर्थन है। जिहादी जो मानसिकता के लोग यहाँ पे हैं जो लव जिहाद करते हैं, वो उनको अपना आका मानते हैं। वो चूंकि वही मानसिकता तो तैयार करता है, वो तो फैक्ट्री है, तो इसलिए उनके प्रति जो है वो है। अब हाफिज साहब से जो बैठे हुए हमारे मुफ्ती साहब, अब इनको समझने के लिए अभी कहीं ना कहीं जिहाद मानसिकता में इसलिए समझ नहीं पा रहे, जबकि सच्चाई ये है कि जितने जल्दी समझ जाए देश दुनिया में शांति होगी। हमें जिहाद की इन फैक्ट्रियों को बंद करना होगा, हमें कड़ाई से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनको निश्चित रूप से भारत सरकार पे हमें विश्वास है, आज नहीं तो कल आएगा वो और उसका हश्र बहुत बुरी तरह होगा। ये दाऊद इब्राहिम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम में बहुत हजारों लाखों दाऊद इब्राहिम इसने पैदा कर दिया है और ओसामा बिन लादेन पैदा किया है। इसका परिणाम आने वाले सदियों तक होगा। तो इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो दाऊद इब्राहिम है, लेकिन दाऊद इब्राहिम बनाने की फैक्ट्री चलाता है जाकिर नाइक, इसलिए दाऊद इब्राहिम से ज़्यादा खतरनाक है और इसका पकड़ा जाना और इसका सलाखों के पीछे में जाना बहुत ही ज़रूरी है। और एक जो चीज़ आ रही है अश्वनी जी, एक जो खबरें आ रही हैं जो हमारे पास सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि जाकिर नाइक भारत आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरीके से कोशिश कर रहा है कि वहाँ से केस जो है उस पर जो आरोप लगे हैं उसको भी फाइल करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये रास्ता है? क्या बाहर में रह करके अपने ऊपर लगे इल्जाम को वो कानूनी तरीके से खत्म करवा सकता है? क्या ऐसा कोई रास्ता है अश्वनी जी? देखिए, जाकिर नाइक भारत में मोस्ट वांटेड है जी। ईडी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है और कोर्ट की उस पर मुहर लगी हुई है। उस पर भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। 2017 में वो भागा, उसके पास मलेशिया, उसके भाषणों से शांति नहीं बल्कि हिंसा बढ़ती है। बिल्कुल। अब मुकेश जी आपने सही कहा कि बांग्लादेश के इतिहास में सबसे विभत्स आतंकी हमला अगर हुआ 2000 जो उस समय जिसकी पहले जिम्मेदारी ISIS ने ली बेकरी अटैक में, जिसमें तमाम विदेशी नागरिक मारे गए, उसी समय ये यहां से भागा। अब दूसरा एक और मैं बात बता देता हूं कि जाकिर नाइक की पीस टीवी पर बड़े सारे देशों में प्रतिबंध है। देखिए, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, हर जगह से वहां पर बैन है। अब तीसरा जो पहलू प्रश्न आपने पूछा उस पर आते हैं। एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के तहत जब किसी एक्यूज को लेकर के आया जाता है तो उस समय कुछ सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट जो है वहां पर जो एजेंसी होती है एजेंसी अंडरटेकिंग, जैसे अबू सलेम के केस में हमने पुर्तगाल में कहा कि हम इसको फांसी की सजा नहीं देंगे या मृत्यु दंड की सजा नहीं देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर चैलेंज है कि क्या विदेशी धरती पर वहां कंट्री के साथ जहां एक्सट्रेडिशन पॉलिसी है उसको जो स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू दिया गया है, हमारी एजेंसी ने दिया है, उसकी कितनी वैधानिकता है। परंतु जो जाकिर नाइक के खिलाफ आरोप है, उन आरोपों पे सत्यता जो है तभी हो सकती है जब यहां पर पूरा ट्रायल चले। अभी की परिस्थितियों में उसके इतने टीवी पर बयान है, यूट्यूब पर इतने बयान है जिससे साफ तौर पर वो एक युवाओं को, धर्म विशेष के युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और उनको हिंसा का रास्ता बना रहा है। तो वो सब डॉक्यूमेंटेड हैं, वो सब प्रूव है और उसको पढ़ने के बाद मैं समझता हूं उसको देखने के बाद किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ओमान के भी एक्स्ट्रेडिशन के बाद कुछ अपने रूल्स हैं, जैसे वहां पर एक्स्ट्रेडिशन रिफ्यूज किया जा सकता है, जैसे अगर पॉलिटिकल ऑफेंस है उस परिस्थिति में
दूसरा ये हो सकता है कि हेड ऑफ स्टेट के ऊपर उनके ऊपर असॉल्ट करने का आरोप है, या गवर्नमेंट से किसी प्रकार का झगड़ा है, या ये हो सकता है गवर्नमेंट उसको किसी प्रकार का मुजरिम घोषित कर। लेकिन यहाँ साफ साफ पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का, आतंकवाद को बढ़ावा देने का, अपने लिटरेचर के माध्यम से हिंसक प्रवृत्ति के लिए उकसाने का, ब्रेन वॉशिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा केस है। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो है इन केसेस में त्यर्पण भी होना चाहिए, यहाँ पर ट्रायल भी होना चाहिए, और यहाँ टाइम बाउंड मैनर में एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, ताकि किसी भी यूथ की ब्रेन वॉशिंग नहीं कर सके। अब मलेशिया ने देखिए, मलेशिया ने तो एक्सट्राडिशन के लिए मना कर दिया, जबकि मलेशिया के साथ भी एक्सट्राडिशन पॉलिसी, लेकिन मलेशिया ने कहा कि हमारे यहाँ का कोई कानून नहीं तोड़ा। अब लेकिन भारत के ऊपर डिपेंड करता है, दुनिया का आज एक बड़ा सशक्त देश है, कि डिप्लोमेटिकली कितना प्रेशर उसके ऊपर डालते हैं और लीगली कितने अच्छे से कंटेस्ट करते हैं। इन दोनों चीजों में उसको जो फ्यूजिटिव क्रिमिनल है, जो आतंकी है, जिसको हमारे देश के एनआईए और ईडी ने आतंकी घोषित कर रखा है, वो इस देश में ला करके और लॉफुल उसका एग्जीक्यूशन हो। बिल्कुल। और एक चीज और भी आ रही है, मैं मैथिली शरण जी के पास जाना चाहूंगा। मैथिली शरण जी, एक जो खबर ये भी आ रही है कि जाकिर नायक विदेशों में बैठा हुआ, हालांकि अभी वो वहाँ पे है, ओमान में है, और जो ओमान है, ओमान से वो ये भी कह रहा है कि सत्ता अगर बदलती है भारत में, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो शायद उनके आने का रास्ता जो है वो खुल जाए और सत्ता में बैठे लोग, यानी इससे ये बात भी है कि इससे पहले जो सत्ताधारी लोग थे उनसे जाकिर नाइक के रिश्ते थे। अभी मैथिली शरण जी से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है, स्वामी चक्रपाणी जी के पास जाना चाहूँगा। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन का जो इंतजार जाकिर नाइक विदेश में बैठ के कर रहा है, क्या आपको लगता है कि सत्ता इससे पहले जिनके पास थी वो जाकिर नाइक जैसे लोगों को प्रमोट कर रहे थे, या उन सत्ताधारी लोग जो है जाकिर नाइक जैसे लोगों को प्रश्रय दे रहे थे? माननीय मुकेश जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, कि यह जो कह रहा है कि जी हमें बहुत लोग प्यार करते हैं, जो भारत में कुछ है लोग 20%, तो कौन है वो? मैंने पहले ही बताया कि दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो उनका संरक्षण है, और वो ठीक कर रहा है। वो जानता है कि अगर जो इस सरकार में अगर आ गए तो उसको लटकाए, उसको कर्मों की सजा उसको मिलेगी, जिस प्रकार से उसने ब्रेन वॉश करके और देश दुनिया में देश का बदनाम किया है और आतंकवाद फैलाया है, धर्मांतरण किया है जबरदस्ती, और इनकी पूरी टीम जो जिस प्रकार से हिंदुओं को ठेंगा दिखाने का काम किया, तो इस सजा मिलेगा। लेकिन चूंकि सरकार बदलने के बाद अभी जो नौटंकी लाल है, जिनको सजा मिला है, सदस्यता भी खत्म हो गई है, तो अब ये लोग अगर आ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि जितने हिंदू विरोधी हैं जो उन सबको आमंत्रित करेंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको तो जानता है कि उसके बाद गजवा हिंद बनाना और आसान हो जाएगा देश को। तो यही लोग, बिल्कुल, ये सवाल, हालांकि ये सवाल मैंने मैथिली शरण जी से पूछा था, अभी शायद इनको आवाज नहीं जा रही थी। मैथिली शरण जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा आपसे भी यही सवाल है कि क्या जाकिर नाइक जो विदेश में बैठ करके यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहा है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है और इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं? निश्चित तौर पर यह बात हम सबको समझना पड़ेगी कि जो देश हित के मुद्दे हैं, इसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहिए, और हमारी डिप्लोमेसी शुड प्ले इम्पोर्टेंट रोल। तो हमें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत भी अल्टीमेटली हमें वहां की कोर्ट से और वहां की सरकार से जो है ना उसके एक्स्ट्राडिशन कराना पड़ेगा, और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो साक्ष्य हमारे एनआईए ने इकट्ठे किए हैं, उन साक्ष्यों को हम ठीक ढंग से पेश करके और वो चीज हम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर इसमें पॉलिटिक्स को, देश हित के मुद्दों में पॉलिटिक्स को जितना मिनिमम रखा जाए उतना अच्छा है। देश हित जो है ना सर्वोपरि होना चाहिए, ये बात हर किसी को समझना होगी। यदि देश है तो देशवासी है, देश नहीं रहेगा तो देशवासी भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल। मैं एक चीज में और जानना चाहूंगा, जो कि आप वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, पुलिस में लंबे समय तक आपने काम किया है, आपको बड़ा अनुभव है, इस तरीके के लोगों के साथ जो लोग यहाँ पर, चूंकि जाकिर नाइक बाहर है लेकिन उनके समर्थक, जैसा कि वो भी कह रहा है कि हमारे 20% लोग यहाँ पर भारत में हमारे समर्थक हैं और उसमें बहुत सारे हिंदू भी है जो उनके समर्थक हैं, ऐसे लोगों को पहचानने की क्या ऐसा कोई तरीका है कि ऐसे लोगों की पहचान हो, और पहचान हो तो फिर उनको इलाज कैसे किया जाए उनका? देखिए,
पहचान भी संभव है, उसके लिए हमें पुख्ता साक्ष्य भी इकट्ठा करना होंगे, और वही एक तरीका है। हम भावना के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, हमें पुख्ता साक्ष्य के ऊपर कार्रवाई करना होगी। यदि हम भावनाओं के तहत कार्रवाई करेंगे तो फिर जो है, जो हम सिस्टम और प्रोसीजर्स बनाएंगे उसका दुरुपयोग होने की संभावना भी रहेगी। तो हम जो है बिल्कुल सड़े हुए तरीके से, हमें प्रोफेशनल काम करने की जरूरत है, एंड इट इज टेक्निकली डूएबल। बिल्कुल। तो और मुझे पूरा विश्वास भी है कि हमारी एनआईए बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है, और वो प्रोफेशनली जो काम संभव है वो जरूर इट विल डू टू द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटी, और वो ही होना भी चाहिए। बिल्कुल। हमें बहुत सारी चीजों में भावनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए, हमें अपना काम जो है प्रोफेशनल ढंग से करना चाहिए, एंड इट इज टेक्निकली डूएबल। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकली डूएबल है और ये किया जा सकता है। हाजी नाजिम साहब हमारे साथ हैं। हाजी साहब, आप कह रहे हैं कि भाई वो धार्मिक प्रचार करते हैं, धर्म के प्रचार करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक, आप कह रहे हैं सम्मान से दे रहे हैं। क्या आपको, मैं मानूं कि आप उनके समर्थक हैं, जो 20% लोग जो चिन्हित कर रहे हैं वो उनमें से एक आप भी हैं, और आप उनको समर्थन करते हैं। आप जैसे लोगों के समर्थन के कारण ही उनका हौसला जो है, जाकिर नाइक जैसे लोगों का हौसला जो है इतना बढ़ा हुआ है। विदेश में रहकर भी वो धर्म परिवर्तन करा रहा है, खुलेआम करवा रहा है, सार्वजनिक मंच से करवा रहा है। देखिए सर, जिस तरीके से अभी आपने कहा, ना तो मैं उनका समर्थन करता हूं, ना मैं उनके विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैंने ये कहा कि हमारी भारत सरकार की जो प्रणाली है, जब उनको लेकर आएगी भारत के अंदर, जब उन पे जो एक केस चलेगा तो उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आपने तो 20% का नाम लिया, 20% मुस्लिम समाज का भी डॉक्टर जाकिर नाइक का समर्थन नहीं करता है। और देखिए, एक बात और मैं बताऊं कि आतंकी का कोई भी मजहब नहीं होता, आतंकी होता है। अब ये बताइए, मालेगांव ब्लास्ट में जो आतंकी कहते हैं कि उन्होंने एक ब्लास्ट किया, तो वो कौन था? लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जब एक मुस्लिम नाम आ जाता है। हाजी साहब, मैंने तो 20% लोगों की बात करी, मैंने तो मुसलमान बोला भी नहीं। मैंने तो 20% लोगों की बात करी, 20% आवाज, मैंने तो मुसलमान बोला भी नहीं। लेकिन आपके दिल में ऐसा है, चूंकि आप लोगों की नहीं, आप तो खुद कह रहे हैं ना, मैं कहाँ कह रहा हूं। मैंने आप इस प्रोग्राम को शुरू से लेके आखिरी तक देखिए, मैंने कहीं भी मुसलमान का नाम नहीं लिया। मैंने कहा 20% लोग, 20% आपने डायरेक्ट कैसे कह दिया? भारत की आबादी। अरे भाई, ये तो जाकिर नाइक खुद कह रहा है ना, ये मेरा आंकड़ा थोड़ी है, ये मेरा आंकड़ा थोड़ी है, जाकिर नाइक ने कहा है, उसी की बात मैं आपको बता रहा हूं। मुसलमान ही है भारत के अंदर, और जो मुसलमान कभी समर्थन नहीं करता है डॉक्टर जाकिर नाइक का। मैं अब भी खुले शब्दों में कह रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक, यहाँ पे 4 लोग हैं, मुझे मिला के 5 लोग हैं, इनमें से 4 लोग विरोध कर रहे हैं, एक आप ही हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं, और आप जो हैं उस 20% में आते हैं, ये मैं कह रहा हूं। जाकिर नाइक का हम समर्थन नहीं करते। मैंने नहीं, आप ही ने कहा ना अभी कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये बताइए मैंने कौन सा समर्थन किया? मैंने कहा आतंक का कोई भी मजहब नहीं होता, आतंकी होता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो सर, चाहे इस्लाम, चाहे मुस्लिम समाज से हो या हिंदू समाज से, आतंकी होता। अभी एक बात बताइए सर, जो अभी सुरेश चौहान जी ने एक धर्म परिवर्तन कराया था, जिनका नाम राम भाव रखा गया था नासिक के अंदर, उसे आप क्या कहेंगे? लेकिन आप उसे नहीं कहेंगे, अब तो किसी कहेंगे। अरे वो घर वापसी और धर्म परिवर्तन में बहुत फर्क होता है। अरे हाजी साहब, आप ये तो समझो हज करके आ गए हो, लेकिन दिमाग नहीं अभी तक आपको। धर्म परिवर्तन कराना और घर वापसी कराना अलग अलग मामला है। हमारे यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, धर्म परिवर्तन करके कोई हिंदू नहीं हो सकता, घर वापसी होती है। अगर हिंदू भाई अगर धर्म परिवर्तन करता है तो आप उसको क्या धर्म परिवर्तन करते हो? ये दो मानसिक घर वापसी कराना कोई अपराध नहीं है। अगर आपको करना है तो आप बोलिए, वो भी करवा देंगे सुरेश जी, आपका वो भी करवा देंगे, वो कोई अपराध नहीं है। परिवर्तन होता है सर, घर वापसी करवाना कोई अपराध नहीं है। हाजी नाजिम साहब, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाना अपराध है। इसके लिए सर सजा होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान का धर्म परिवर्तन कराए या हिंदू भाई का धर्म परिवर्तन कराए, सजा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। क्योंकि भारत
संविधान से चलता है। ये इस तरीके की नहीं कि घर वापसी या गरीब तक इस तरीके की जो मानसिक सोच भारत के इस पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाजी साहब, हमने जाकिर नाइक पे बात की थी और जाकिर नाइक जिस 20% लोगों की बात कर रहा था उसकी पहचान इस 5 लोगों में से आपकी केवल हुई है, क्योंकि आप ही ने केवल जो है जाकिर नाइक को धर्म प्रचारक कह करके, डॉक्टर कह करके सम्मान बढ़ाया, उसका समर्थन किया। आप चाहे जितना भी कहें, लेकिन आपकी बातों से यह साफ झलक रहा था कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक का समर्थन कर रहे थे। उसे आतंकवादी मानने में आपको परहेज है, आप उसे आतंकवादी मानने से हिचक रहे थे और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप उस 20% वाले लोगों में से आते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए हाजी साहब आपका, अश्वनी दुबे जी आपका, स्वामी चक्रपाणी जी आपका और मैथिली शरण गुप्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का धन्यवाद। जुड़े और अपने साथ अपने विचार हमारे साथ आपने साझा किया। लेकिन जाकिर नाइक को भारत लाने के लिए भारत सरकार जो काम कर रही है, जो जिस तरीके से बात कर रही है और जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ा जा रहा है, उससे जाकिर नाइक हो सकता है कि यहां पर आ जाए। लेकिन जाकिर नाइक खुद भी भारत आना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि भारत में सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि सत्ता परिवर्तन अगर नहीं होगा और तब अगर जाकिर नाइक भारत आया तो सलाखों के पीछे में रहेगा। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन के बाद आया तो फिर से वही खेल, वही नाटक, वही खेला करेगा जो वो करता आया है। धर्म परिवर्तन कराएगा, माइंड वॉश कराएगा, लोगों को आतंकवादी बनाएगा, मुसलमान युवाओं को अपनी राह से भटकाकर देशद्रोही बनाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।